क्या चीन और भारत से रूस की दोस्ती टूटने वाली है? क्या पश्चिम ने ऐसा शिकंजा कस दिया है जिससे बचना नामुमकिन हो गया है? आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, क्या वो दिन ब दिन पुरानी होती जा रही है? 2 महीने भी न हुए रूस, चीन और भारत के त्रिकोण की बात हो रही थी। अब उन बातों का क्या हुआ? खबरें तो कुछ और इशारा कर रही हैं। ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिका की नई पाबंदियों के बाद खबरें आ रही हैं कि भारत और चीन की कंपनियां अब रूसी तेल से मुंह मोड़ रही हैं। रूसी तेल खरीद को कम करने पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन की सरकारी कंपनियों ने तो समुद्री रास्ते से व्यापार बंद ही कर दिया है। एक अचानक ये सब कैसे हो गया? और ऐसे में रूस अब क्या करेगा? आज के शो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। शुरू करने से पहले एक सूचना, एक रिकमेंडेशन। अगर बिहार में आपकी रुचि है, उसके चुनावी गणित से अलग आपको बिहार को समझना है, जानना है, देखना है, तो हम आपके लिए ला रहे हैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज बूझो तो बिहार। पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है 26 अक्टूबर यानी संडे शाम 6 बजे। अब बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक रिकैप। पाबंदियां रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर लगी हैं। रोजनेफ्ट और लुकोइल दोनों कंपनियां मिलकर रूस के कुल एक्सपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा संभालती हैं, करीब 31 लाख बैरल तेल रोजाना। रोजनेफ्ट देश के कुल तेल उत्पादन का लगभग आधा निकालती है और जो तेल दुनिया के कुल उत्पादन का 6% है। ट्रंप के इस फैसले पर व्लादिमीर पुतिन का जवाब भी आया है। उन्होंने कहा, यह दबाव डालने की कोशिश है, पर हम झुकने वालों में नहीं हैं। कोई भी आत्मसम्मान रखने वाला मुल्क दबाव में फैसले नहीं करता। Это, конечно, попытка оказать давление на Россию। ये साफ साफ रूस पर दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन कोई भी आत्मसम्मान रखने वाला देश या उसकी जनता दबाव में आकर कभी कोई फैसला नहीं लेती। रूस भी खुद को ऐसे आत्मसम्मानी देशों और लोगों की सूची में शामिल होने का हक रखता है। Чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов। पुतिन ने इन पाबंदियों को अनफ्रेंडली बताया है, यानी ये दोस्ताना नहीं है, और कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उधर वॉशिंगटन में पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि पुतिन तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? ट्रंप ने जवाब दिया, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो अच्छा है, मैं इस पर 6 महीने बाद बताऊंगा। Good. I'm glad he feels that way. That's good. I'll let you know about it in 6 months from now. Okay. Let's see how it all works out. कल की दुनियादारी में हमने ट्रंप के फैसले पर विस्तार से बात की थी। बताया था कि इसके पहले अंदर खाने क्या क्या हुआ था, ट्रंप ने अचानक से ये फैसला क्यों लिया। इसके अलावा बात भारत पर भी हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि भारतीय कंपनियां रीथिंक कर रही हैं। प्लान है कि रूसी तेल की खरीद बंद की जाए या फिर कम कर दी जाए। तो अगर आप ट्रंप के फैसले और भारत रूस पर इसके असर को समझना चाहते हैं तो हमारा पिछला एपिसोड ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हमारा फोकस रूस चीन की दोस्ती पर रहेगा। सवाल है कि क्या ट्रंप ने इस दोस्ती के इकोनॉमिक एंगल को कमज़ोर कर दिया है? क्या अब चीन रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? इन सवालों की बुनियाद पैदा हुई है एक रिपोर्ट की वजह से। 23 अक्टूबर को न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी। सूत्रों के हवाले से कुछ दावे किए। लिखा कि चीन की सरकारी तेल कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों से बचने का रास्ता ढूंढ रही हैं। इस कोशिश में उन्होंने रूस से समुद्र के रास्ते आने वाले कच्चे तेल की खरीद फिलहाल के लिए रोक दी है। रिपोर्ट चीन की 4 बड़ी कंपनियों का नाम लेती है: पेट्रो चाइना, सिनोपेक, CNOOC और जेनुआ ऑयल। इन कंपनियों ने तय किया है कि किसी भी शिप बेस्ड यानी जहाज पर आने वाले तेल से किनारा किया जाए ताकि बैंकिंग और इंश्योरेंस सिस्टम में कोई रुकावट ना आए। अब ये समुद्र और जहाज वाला पॉइंट क्या है, इसे समझना होगा, लेकिन उसके पहले पूरी तस्वीर समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। रूस रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल बेचता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा चीन और भारत को जाता है। रोजाना भारत का हिस्सा करीब 15 लाख बैरल और चीन का हिस्सा करीब 22 लाख बैरल। बाकी लिस्ट में नाम तुर्की का भी है, जो रोजाना करीब 4 लाख बैरल तेल रूस से लेता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। भारत में रूस का सारा तेल समुद्री रास्ते से आता है, लेकिन चीन का यह सारा का सारा 22 लाख बैरल तेल समुद्र से नहीं आता। इसमें सिर्फ 14 लाख बैरल आता है समुद्र से। आप कहेंगे बाकी कैसे आता है, और क्या अब चीन 14 लाख बैरल तेल की खरीद बंद कर देगा? ये तो आधे से भी ज्यादा हुआ। ऐसा कैसे मुमकिन है, समझते हैं। देखिए, कुल 2 रास्ते हैं, एक जमीन से और दूसरा समंदर से। पहला रास्ता है पाइपलाइन का, स्क्रीन पर देखिए। ये है पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन।
ये रूस के सुदूर पूरब साइबेरिया से निकलती है और वहाँ से सीधे चीन की रिफाइनरीज तक पहुँचती है। लेकिन ये इकलौती पाइपलाइन नहीं है। नक्शा देखिए, ये है ईस्टर्न साइबेरिया पैसिफिक ओशन ESPO पाइपलाइन। इसी पाइपलाइन के तहत करीब 1.5 दशक पहले रूस ने यूरोप से चीन की ओर अपना तेल मोड़ दिया था। इन दोनों पाइपलाइंस के अलावा रूस एक ज़मीनी रास्ता भी इस्तेमाल करता है, कजाकिस्तान के जरिए। रूस के पावलोदार शहर से तेल कजाक पाइपलाइन सिस्टम में डाला जाता है और वहाँ से अतासू अलाशानको पाइपलाइन के जरिए चीन के शिनजियांग प्रांत तक पहुँचता है। ये रास्ता रोज़ाना करीब 2 लाख बैरल तेल चीन भेजता है। पाइपलाइंस वाले रास्तों पर पश्चिमी पाबंदियों का असर नहीं पड़ता। ये किसी भी बाहरी दबाव से लगभग अछूता रास्ता है। इसको ट्रैक करना मुश्किल है और फिर ये पश्चिम के प्रभुत्व वाले फाइनेंशियल सिस्टम से दूर है। लोकल करेंसी में खरीद फरोख्त होती है। लेकिन दूसरा रास्ता है समुद्री व्यापार का। यहाँ सैंक्शंस का असर रहता है। कैसे? दरअसल ये एक जाल की तरह है। इसके लिए आपको पश्चिमी पाबंदियों के काम करने के तरीके को समझना होगा। सैंक्शंस काम कैसे करते हैं? आसान भाषा में बात करें तो अमेरिका और पश्चिमी देश रूसी बंदरगाहों को सील तो कर नहीं सकते, इसलिए निशाना बनाया जाता है फाइनेंस, शिपिंग और इंश्योरेंस को। सबसे पहले तो उन्हें डॉलर की बुनियाद से चलने वाले बैंकिंग सिस्टम से काट दिया जाता है ताकि रूसी तेल से जुड़ा हर लेन देन जाम हो जाए। इसके बाद उन जहाज़ों और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है जो रूसी कच्चा तेल ढो रही हैं। आखिरी तरीका इंश्योरेंस का है। दुनिया के ज़्यादातर समुद्री बीमा, समुद्री इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का ठिकाना पश्चिमी देशों में है। इन कंपनियों को मना कर दिया जाता है कि अगर कोई टैंकर रूस का तेल तय की गई प्राइस कैप से ज़्यादा दाम पर बेचता है तो उसे बीमा न दिया जाए, ताकि ज़्यादातर जहाज़ मालिक पहले ही पीछे हट जाएं। लेकिन 3 साल की इस जंग में रूस ने इस सिस्टम से भी बचने के तरीके निकाल लिए हैं। इस सिस्टम को ऐसा तब्दील कर लिया है कि यह पाबंदियों के साए में भी चलता रहा। समुद्री व्यापार में बड़ी कंपनियों की जगह चीन में छोटे जांबाज खिलाड़ियों ने ले लिया। चीन के पूर्वी सूबे शॉन्डोंग में छोटे छोटे आज़ाद रिफाइनरीज हैं, जिन्हें चीन में कहा जाता है टी पॉट्स, इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज हैं। ये न सरकारी हैं न किसी बड़ी कॉरपोरेट चेन से जुड़ी हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों की, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रूल्स हैं, उनकी चिंता कम है और मुनाफे की ज़रूरत ज़्यादा है। इसलिए जब रूसी तेल भारी डिस्काउंट पर मिलने लगा तो इन टी पॉट्स ने झट से सौदे पकड़ लिए। इन टी पॉट्स की ज़रूरतें पूरी करने के लिए रूस ने एक और रास्ता अपना लिया था, जिसे कहते हैं शैडो फ्लीट, भूतिया जहाज़ों की फौज। ये वो जहाज़ हैं जो दुनिया की ऑफिशियल इंडस्ट्री से बाहर चलते हैं। ये बरसों पुराने टैंकर्स होते हैं जिनकी पहचान धुंधली होती है, इनका रजिस्ट्रेशन फर्जी होता है, असली मालिक का नाम ढूंढना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। इनमें से ज़्यादातर बिना बीमे के, बिना इंश्योरेंस के ही निकल पड़ते हैं। जहाज़ बीच रास्ते अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, पूरी तरह गायब हो जाते हैं। रूस के बंदरगाहों से तेल लादने के बाद ये छोटे टैंकर्स समंदर में किसी गुप्त जगह पर मिलते हैं। वहाँ ये तेल एक बड़े जहाज़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो बड़ा जहाज़ सीधे चीन पहुँचता है, बिना किसी रिकॉर्ड के कि तेल रूस से आया था। अब पश्चिम की पाबंदियों का पूरा तंत्र इस बात पर टिका है कि उन्होंने दशकों से ग्लोबल शिपिंग, इंश्योरेंस और डॉलर सिस्टम पर पकड़ बना के रखी है, मगर रूस और चीन ने अब उस सिस्टम का एक नया वैकल्पिक ढांचा बना लिया है। अब डेटा देखिए। रॉयटर्स के डेटा के मुताबिक चीन जितना रूसी तेल समुद्री रास्ते से मंगाता है, उसका ज़्यादातर हिस्सा छोटे छोटे प्राइवेट रिफाइनरीज में जाता है, टी पॉट रिफाइनरीज। चीन की सरकारी कंपनियां तो अपनी खरीद का ज़्यादातर हिस्सा पाइपलाइन से मंगवाती हैं। रोज़ाना के 22 बैरल तेल में से चीन की सरकारी कंपनियां कुल जमा 9 लाख बैरल पाइपलाइन से मंगाती हैं। और जैसा कि हमने बताया, इस पाइपलाइन सप्लाई पर फिलहाल अमेरिकी पाबंदियों का असर उस हद तक नहीं पड़ेगा। लेकिन समुद्र से सरकारी कंपनियों तक आने वाले तेल की मात्रा रोज़ाना औसतन 2.5 लाख बैरल से 5 लाख बैरल तक बताई जा रही है। बाकी हिस्सा छोटी रिफाइनरीज को जाता है और उन्होंने समुद्री रास्ते से आने वाले तेल को फिलहाल नहीं ठुकराया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि छोटी रिफाइनरीज फिलहाल इंतजार में हैं, पाबंदियों का असर देखकर ही अगला कदम तय करेंगी। लेकिन उनकी कोशिश यही रहेगी कि किसी न किसी रास्ते से रूसी तेल की खरीद जारी रखी जाए। इसके बावजूद सरकारी कंपनियों का रूसी तेल बंद करना एक बड़ा फैसला है। 2022 के बाद अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि ट्रंप के फैसले में सिर्फ प्राइमरी सैंक्शंस नहीं थे, सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी भी थी। मतलब अगर कोई भी तीसरा पक्ष, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, शिपिंग लाइन या रिफाइनरी हो, रोजनेफ्ट या लुकोइल से व्यापार जारी रखता है तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, डॉलर ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाएगा, अमेरिकी मार्केट बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में चीन की कंपनियों पर जोखिम था, क्योंकि वो पूरी तरह अमेरिकी डॉलर सिस्टम से दूर नहीं है। इनके पास दुनिया भर में रिफाइनरीज, गैस फील्ड्स, पोर्ट्स और बैंक से रिश्ते हैं। तो जानकारों से समझते हैं कि उनका यह फैसला कितना अहम है और इसका रूस पर क्या कोई असर पड़ेगा।
क्या आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि चीन की खरीद में और भी कमी आ जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चीन रूस से कोई तेल खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि ये कोई उन्होंने सरकारी तौर से इसका कोई पुष्टि मैंने अभी तक नहीं देखी है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पश्चिमी कंपनियां हैं उन्होंने बताया है। ये जाहिर है कि क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है दो बड़ी रूसी कंपनियों के ऊपर, तो जो भी कंपनियां उनके साथ चीन की व्यापार कर रही हैं, उनसे कच्चा तेल खरीद रही हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए हो सकता है थोड़ा कॉशन बरत रही हूँ, लेकिन लंबे समय में 2-3 हफ्तों में मुझे नहीं लगता कि वो उसको कुछ बंद कर देंगे। उसके दूसरा रास्ता निकाल के, चीन ने पहले भी कभी बंद नहीं किया है खरीदना, जब उन्होंने ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए थे तब भी नहीं किया था। और रूस और चीन का संबंध तो काफ़ी प्रगाढ़ है और उनको पता है कैसे उसकी पेमेंट की जानी है, वो भी उन्होंने पूरा तरीका निकाला हुआ है। तो थोड़ी बहुत उथल पुथल 2-4 दिन तक रहेगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता चीन वहाँ से कोई खरीदना बंद कर देगा। अगर चीन की खरीद कम हो तो रूस का नुकसान कितना होगा, इसकी खबर तो आने वाले दिनों में लगेगी। लेकिन चीन ने अपने फायदे का इंतजाम जरूर कर लिया है, जख्म से पहले मरहम का इंतजाम। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पिछले कई महीनों से अपने गोदाम तेल से भर रहा था। चीन के कस्टम आंकड़े बताते हैं कि इस साल के पहले 9 महीने में चीन के कुल कच्चे तेल आयात में 17% रूस से आया, लेकिन ये तेल सीधा खपत में नहीं गया, इसका बड़ा हिस्सा भंडारों में जमा कर लिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ने इसे भविष्य के लिए सहेज कर रखा है। उनके अनुमान बताते हैं कि चीन रोजाना तकरीबन 10 लाख बैरल तेल भविष्य के लिए अलग रख रहा है। ये 4 साल में सबसे बड़ा उछाल है। इतना बड़ा इजाफा आखिरी बार 2020 में हुआ था, कोविड के दौर में। बहरहाल सैंक्शंस की अगर बात करें तो वो दो धारी तलवार हैं, वे कभी भी एक तरफा असर नहीं दिखाते। भारत और चीन अगर रूसी तेल से पीछे हटते हैं तो दूसरे इलाकों से मांग अपने आप बढ़ेगी, जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से। ऐसे में इन देशों का तेल महंगा होगा और वैश्विक दाम ऊपर जाएंगे। ट्रंप के फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में 9% की उछाल आई है। ऐसे में अगर रूस नहीं झुका तो ट्रंप कब तक अपने फैसले पर टिके रहेंगे, ये समझते हैं जानकारों से। नहीं, उनका ट्रम्प का ये निश्चित तौर से ये मानना है कि इससे रूस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो रूस जिन देशों को तेल बेच रहा है, खासतौर से चीन और भारत की कंपनीज को, तो अभी क्योंकि रूस बना रहेगा, प्रोडक्शन वहाँ पे होती रहेगी, एक्सपोर्ट वो करता रहेगा। अब वो चीन झुकने वाला नहीं है। भारत की कंपनीज भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता इसका निकाल लेगी। हो सकता है कुछ 1-2 बड़ी प्राइवेट कंपनी कुछ इसको ना खरीदें जैसे रिलायंस, लेकिन बाकी सरकारी कंपनीज उसका कोई रास्ता निकाल लेंगी। तो थोड़े समय के लिए मुझे लगता है ये जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसमें थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। 2-4 दिन तक इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। थोड़ा सा जो दाम है $70 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि इसका कोई लंबा प्रभाव मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो तेल मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और बातचीत रूस और अमेरिका के बीच में चल रही होगी और वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो उससे हो सकता है रूस थोड़ी बहुत पहले से जो कुछ वो बात माने थे वो उसमें कोई समझौता करने की कगार पे आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि थोड़े वक्त की बात है, उसमें रूस और चीन के बीच में भी रूस और अमेरिका के बीच में दोबारा से बातचीत की संभावना मुझे अभी भी लगती है। और उसके बाद जो तेल का उनका निर्यात है वो भी मुझे लगता है कि लंबे समय में उसमें कोई बड़ी रुकावट मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब इस पूरे खेल में आगे क्या होगा? क्या ट्रंप का सैंक्शंस वाला दांव काम आएगा या पुतिन और शी जिनपिंग फिर से बाजी मार लेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। हम इस खबर से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी कनाडा से। ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड टॉक्स तुरंत रोकने का ऐलान किया है। यह कदम कनाडा के ओंटारियो प्रांत में रिलीज हुए एक विज्ञापन की वजह से लिया गया। इस एड में ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की गई है। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की बात दोहराई गई है, जिसमें वे कहते दिखते हैं कि टैरिफ से हर अमेरिकी को नुकसान पहुंचता है। ट्रंप ने इस ऐड को गलत बताया, फेक बताया, कहा कि अब ट्रेड टॉक्स खत्म कर दी गई हैं। ट्रंप प्रशासन ने कई कैनेडियन इंपोर्ट्स पर 35% टैक्स लगाया है, खासकर कार और स्टील उद्योगों पर।
ओंटारियो को इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। हालांकि ट्रंप ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कुछ वस्तुओं पर छूट दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के टैरिफ कम करने के लिए समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन ओंटारियो के मुख्यमंत्री डम फोर्ड ने इसका विरोध किया। अब सामने आए विज्ञापन में रीगन की आवाज़ के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिकी कनाडाई झंडों वाली तस्वीरें दिखाई गई। रीगन के 1987 के भाषण का हवाला देते हुए बताया गया कि लॉन्ग टर्म में ऊंचे टैरिफ हर अमेरिकी और उनके नौकरियों के लिए नुकसानदायक होते हैं। उधर रीगन फाउंडेशन ने भी कहा कि विज्ञापन में रीगन के शब्दों का चुनिंदा और गलत इस्तेमाल किया गया है। ओंटारियो सरकार ने बिना अनुमति से इस्तेमाल किया। साथ ही फाउंडेशन ने कानूनी कदमों पर विचार करने की बात भी कही है। अब बात फ्रांस की करते हैं, जहां चोरियों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। राजधानी पेरिस के लूव्र म्यूजियम में 19 अक्टूबर को बड़ी चोरी हुई थी। यह खबर दुनिया भर में फैली, अखबारों की लीड स्टोरी बनी। इतने बड़े म्यूजियम में इतने कीमती जवाहरातों की चोरी से सब हैरान थे। लेकिन लूव्र में चोरी के कुछ घंटों बाद जब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी, तब फ्रांस के ही दूसरे शहर में एक और म्यूजियम में एक और चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। फ्रांस के लॉन्ड्र के मेसन डे ल्यूमियर नाम के म्यूजियम से 2000 गोल्ड और सिल्वर कॉइन चोरी हो गए। इनकी कीमत लगभग 91,30,000 रुपए थी। ये म्यूजियम फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडरट को समर्पित है। चोरी 19 अक्टूबर की रात हुई, लेकिन इसकी जानकारी 21 अक्टूबर को मिली, जब म्यूजियम दोबारा खुला और कर्मचारियों को डिस्प्ले केस टूटे पड़े मिले। सोने चांदी के जो सिक्के चोरी हुए वे साल 1790 से 1840 के बीच के थे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। खबर एक और भी है, जहां एक तरफ लूव्र म्यूजियम में चोरी करने वाले आरोपी अब तक फरार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले का फायदा एक जर्मन कंपनी उठा रही है। दरअसल चोरों ने म्यूजियम में घुसने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। उस सीढ़ी को बनाने वाली कंपनी अब इसी के जरिए अपना ऐड कर रही है। जर्मन कंपनी बॉकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पब्लिश किया है, जिसमें गैलरी ऑफ अपोलो के छज्जे के बाहर एक सीढ़ी रखी है। ऐड के बैनर पर लिखा है कि अगर आपको कहीं बहुत जल्दी से जाना है तो ये सीढ़ी 400 किलो तक का भार 42 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पहुंचा सकती है। ऐड की टैगलाइन है क्वाइट एज अ विस्पर। कंपनी के एमडी अलेक्जेंडर बॉकर ने एएफपी से कहा कि चोरी में किसी शख्स को कोई चोट चपेट नहीं आई है। अब अगली खबर, टैरिफ, तेल, बम, नेशनल गार्ड्स, ये सारे राग अलापने के बाद बोर हो चुके ट्रंप ने अब एक नया मिशन शुरू किया है। इसके लिए वे व्हाइट हाउस को ही तुड़वाने में लगे हैं। दरअसल ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम बनवा रहे हैं। इसमें $300 मिलियन यानी करीब 2,633 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये एक बड़ा और खूबसूरत बॉल रूम होगा, जिसे कई अमेरिकी देशभक्त फंड कर रहे हैं। अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम का सपना देखा था, एक ऐसी जगह जहां वे स्टेट विजिट और ग्रैंड पार्टीज कर सकें। इसे जनवरी 2029 में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में व्हाइट हाउस के 123 साल पुराने ईस्ट विंग को तोड़ दिया गया। ये वो जगह थी जहां से ऑफिशियल टूर पर आए अधिकारी व्हाइट हाउस में प्रवेश करते थे। इसे 1902 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने बनवाया था। ट्रंप के इस प्रोजेक्ट के लिए अमेजन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई कंपनीज ने निवेश किया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि वे खुद भी इसके कई हिस्सों के निर्माण के लिए पैसे देंगे। बॉल रूम को 90,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसमें करीब 650 लोग बैठ सकेंगे। हालांकि बाद में संख्या को बढ़ाकर 999 कर दिया गया। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब व्हाइट हाउस में बदलाव किया जा रहा है। साल 1800 में जिस दिन से व्हाइट हाउस अस्तित्व में आया, तब से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। थॉमस जेफरसन ने वाइन सेलर बनवाया, जेम्स म्यूनरो और एंड्रयू जैक्सन ने घर में पोर्टिको यानी छज्जा जोड़ा, रिचर्ड निक्सन ने एक बॉलिंग एली जोड़ी, बराक ओबामा ने टेनिस कोर्ट को बास्केटबॉल खेलने की जगह में बदल दिया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने स्विमिंग पूल बनवाया। यानी बदलाव पहले भी हो चुके हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।